the amount of CaO in kilogram that can be produced by heating 200 kg limestone, that is 90% pure CaCO3। सॉल्व करो। कितना हो रहा है? 180 kg नहीं, नाइन्टी परसेंट प्योर CaCO3 से कितना CaO बनेगा ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना इसको। सबसे पहले CaCO3 की अगर बात करें तो मोल मोल एनालिसिस करोगे तो एक मोल से एक मोल बनता है। तो बताओ इसके एक मोल में कितना ग्राम होगा? 100 ग्राम से 56 ग्राम बनेगा। लेकिन ये तो तब बनता ना जब ये 100% प्योर होता। बोलो हाँ या ना?
भाई 100 ग्राम से 56 ग्राम तो तब बनता ना जब ये 100% प्योर होता, लेकिन कितना परसेंट प्योर है? 90%। तो बताइए जरा। और हम लोगों ने यहाँ पे कितना ग्राम ले रखा है इसका? 200 ग्राम। तो ये तो स्टैचोमेट्री से आ गया कि भाई 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है। अब ये बताओ, हमसे ये पूछ रहा है कि 200 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, ये पूछ रहा है ना हमसे। अगर हाँ 200 केजी से कितना प्रोड्यूस होगा अगर ये 90% प्योर CaCO3 है तो। ठीक है यार, ये काम करो, इसको 200 ग्राम ही कर लो, इसको 200 ग्राम कर लो। ठीक है, अब बताओ जरा 200 ग्राम लाइमस्टोन से कितना बनेगा अगर लाइमस्टोन 90% प्योर है तो हम किसके हिसाब से कैलकुलेशन करें? 200 के हिसाब से करें या 200 के 90% के हिसाब से करें? भाई हमसे यही पूछ रहा है ना कि 200 ग्राम से 200 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CO बनेगा। ठीक है, अगर 90% प्योर है CaCO3 तो। ठीक है, तो भाई 200 ग्राम पूरा पूरा ले लेंगे, वो तो 100% प्योर के हिसाब से हो जाएगा फिर, लेकिन वो तो है नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई 180 के हिसाब से कितना बनेगा। तो भाई बताओ 180 ग्राम के हिसाब से कितना बनेगा, बोलो। 56/100 इंटू 180, हाँ या ना? तो ये कितना आता है, बोलो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100.8 ग्राम। कोई दिक्कत? यही आया ना? हाँ, अगर आप केजी में भी करते तो भी इतना ही आता। पता है कैसे? देखो 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है वैसे अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो केजी में भी कन्वर्ट कर लो ना। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो भी तो वही बन जाएगा ना, सिंपल। तो भी वैसे ही कर सकते हो, मतलब दोनों साइड 1000 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क पड़ता है क्या? भाई यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे, यहाँ से 1000 से डिवाइड करोगे, बात तो वही है। तो कैंसिल आउट ही कर दो, इससे अच्छा तो एक दूसरे को, तो वो केजी में भी यही आंसर आ जाएगा आपका। खैर चलो, ग्राम में करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 100 हाँ मोल से करके क्या करेंगे आप, मतलब यहाँ पर फिर आपको 200 केजी का वो निकालना पड़ेगा मोल, फिर उसका 90% निकालना पड़ेगा। ये भी कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो। ठीक है, और कोई मेथड है क्या इसका करने का सॉल्व? एक मेथड और हो सकता है। आप एक काम करो, 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है, ठीक है, तो पहले निकाल लो कि 200 ग्राम से कितना बना होगा। लेकिन वो तो तब होता ना जब 100% प्योरिटी होती, और फिर फॉर्मूला डाल दो वहां पर, दैट इज मतलब परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, प्योर सैंपल अपॉन इम्प्योर सैंपल इंटू 100। और इम्प्योर सैंपल आपने 200 ग्राम के हिसाब से निकाला, और प्योर सैंपल आपको निकालना इंटू 100, परसेंटेज प्योरिटी आपको 90% दे रखा है, तो उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन वो उतना करने की क्या रिक्वायरमेंट है जब इससे ही हो रहा है, सिंपल सिंपल। आपका समझ में आ रही बात? दूसरा मेथड में बताऊं क्या है, बताओ, जरूरत है क्या? चलो देख लो, दूसरा मेथड भी देख लो। CaCO3 सॉलिड से CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बताओ 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 56/100। तो 200 ग्राम से कितना बनेगा, 56/100 इंटू 200, दैट इज 112 ग्राम। ठीक है, अब लगा दो परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी कितना दे रखा है, 90 इज इक्वल टू, सपोज करो कि ऊपर वाला चीज जो आपको चाहिए दैट इज प्योर चाहिए, तो वो x है, डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100, इतना कर दो। ठीक है ना? लिख लीजिए आप लोग। वैसे मेरे हिसाब से आप मेथड नंबर 1 से करें तो जल्दी होगा, वही सबसे बेस्ट मेथड है। तो उससे इसको सॉल्व करेंगे तो उससे भी आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है ना, दैट इज 100.8। तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो फिर लास्ट में मैं यही बोलूंगा भाई, जिसको जो अच्छा लगे वो कर ले।
लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के कई सारे टेक्निक हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी जिस बैच को मैंने पढ़ाया था, मतलब जो 12th अभी पास आउट हो चुका है, जिसका एडवांस का पेपर है, तो उसमें मैंने केशव नाम के बच्चे को, मतलब हमारे बैच में था, जिसको मैंने 2 साल पढ़ाया था पूरा। मैंने आपको बोला था कि मैं ऑलरेडी 99.94 परसेंटाइल प्रोड्यूस कर चुका हूँ। तो वो बच्चा, जब मैं उसको पढ़ा रहा था ना, जब वो पहले दिन मतलब आया था, तो पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ठीक है ना। तो पहले दिन तो कुछ पता नहीं लगता कैसा है बच्चा, कुछ पता नहीं लगता। तो धीरे धीरे क्लासेस हुई, मतलब तो 10 क्लास के बाद जब ये टॉपिक स्टार्ट हुए, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, तो मतलब कि वो मुझे कई सारे टेक्निक बताया करता था खुद से ही, कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सर इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मतलब, ठीक है ना। उसी बच्चे का जब पूरा 2 साल उसने पढ़ाई करी, तो उसका 99.94 परसेंटाइल है। मतलब जब आप उसका, अभी जब उसका रैंक आएगा जेई मेन का, तो उसका 500-600 के आसपास रैंक हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, और 3rd रैंक है उसका अकेडमी में वैसे, मतलब ओवरऑल। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इसके मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के कई सारे मतलब टेक्निक हो सकते हैं, समझे ना। ऐसा नहीं कि केवल यही मेथड है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अब आप एक ही मेथड को वो करके मत बैठ जाओ, वरना फिर आपका दिमाग जो है ना उसी डायरेक्शन में सोचेगा। फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, मतलब तो दिमाग का वो जो है ना, मतलब खुलता चला जाएगा आपका माइंड पूरी तरीके से एकदम, और ये सब चीजें फिर आपको आगे बहुत काम आएंगी फिर। चलो, तो अब ये क्वेश्चन और, ए 20 ग्राम impure sample of NaSCO3 on strong heating (22.7 liter CO2 gas at STP). Calculate the percentage purity of the sample. तो सबसे पहले तो मैं आपको जरा इक्वेशन लिख के बता देता हूं। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन लिखने वाले हैं एक साथ। अभी आई डोंट नो कि आपने ये बाइकार्बोनेट का रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एक होता है कार्बोनेट्स को गर्म करना, एक होता है बाइकार्बोनेट को गर्म करना। वैसे मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जब मैंने एक बार बहुत पहले, मतलब आज से शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले मैंने पढ़ाया था 10th के बैच को, तो उसमें शायद था ये रिएक्शन, कि मतलब बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम का हो। तो वैसे मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बोनेट बनता है। तो समझ में आ रही बात, किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो वही इसमें किया है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बना है, और H2O और CO2 गैस बाहर हो जाती है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो जरा।
इसको आप एसटीपी के न्यू कन्वेंशन से सॉल्व करें, न्यू कन्वेंशन से। एक काम करो, एक थोड़ा छोटा सा करेक्शन है, ये 22.7 ना होके 2.27 है, इसको सही कर लो। नॉट 22.7, दिस इज 2.27, खाली पॉइंट का करना है इधर बस, दिस इज 2.27। और आप एसटीपी के न्यू कन्वेंशन से करें। ओल्ड कन्वेंशन में 22.4 लीटर है और न्यू कन्वेंशन में क्या है बेटा? आगे 22.7 लीटर। और उसमें क्या फर्क रहता है? प्रेशर 1 एटीएम नाव का प्रेशर 1 बार होता है, ये फर्क है खाली बस, ठीक है। वो कितना है? 84 ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपको जो 2.27 लीटर CO2 STP पर जो निकल रहा है, अब ये सोचो कि ये जो 2.27 लीटर CO2 बना है, ये किस टाइप के सैंपल से बना होगा? प्योर से कि इम्प्योर से? प्योर से बना होगा ना, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होगी तभी तो CO2 निकलेगा बाहर, और केमिकल रिएक्शन केवल प्योर सैंपल की होती है, तो वो जो CO2 बन रहा है वो प्योर सैंपल का होगा। तो उस CO2 के करस्पॉन्डिंग ये चेक करो कि कितना CO2 निकल रहा है, उसके पहले मोल निकालो। तो आपको पता है कि बेटा 2.27 लीटर निकल रहा है, जिसमें 0.1 मोल आएंगे उसके एसटीपी पर। अब उस 0.1 मोल से ये देखो कि कितना NaSCO3 लेना चाहिए, बताओ कितने मोल लेना चाहिए NaSCO3? भाई देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है, इक्वेशन क्या बोल रहा है? 1 मोल CO2 बनता है 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो कितना मोल CO2 निकला है? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल अगर CO2 निकला है तो ये कितने मोल लेना पड़ेगा? 0.2 मोल। इसका मतलब बेटा इसके तो 0.2 मोल आ गए। अब बताओ ये जो 0.2 मोल होंगे ये क्या होंगे? ये किसके मोल है? प्योर सैंपल के, इम्प्योर सैंपल के? ये प्योर के, क्योंकि प्योर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमने प्योर के हिसाब से CO2 देखा तो उसे करस्पॉन्डिंग प्योर सैंपल का ये आ गया, ठीक है ना। तो स्टैचोमेट्री से मोल मोल एनालिसिस से 1 मोल CO2 बनता है 2 मोल NaSCO3। तो मैं लिख देता हूं यहां पर
मोल मोल एनालिसिस से क्या लिखेंगे अपन कि 1 मोल CO2 फॉर्म होता है 1 मोल NaCO3 से। तो बेटा आपको पता है ना कि 2.27 लीटर में कितने मोल होंगे? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल CO2 बनेगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2, हाँ 0.2 मोल NaCO3 से। कोई दिक्कत? अब निकाल लो इसका मास। तो बेटे मास कितना है बताओ, इसका मोलर मास कितना है? 84 ना, तो ये आ जाएगा 16.8 ग्राम। कोई दिक्कत? अब तो बस खाली क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। बताओ बेटा, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू, प्योर सैंपल का मास कितना है? 16.8। इम्प्योर सैंपल का मास कितना है? 20 ग्राम डिवाइडेड बाई इंटू 100, दैट इज 84%। ये आपका आंसर है फाइनल। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए था कि अगर CO2 बन रही है तो वो जाहिर सी बात है प्योर सैंपल से बनेगी, तो उसे करस्पॉन्डिंग हम प्योर सैंपल का मास पता कर सकते हैं। इम्प्योर सैंपल का क्वेश्चन में दिया है तो उसे परसेंटेज प्योरिटी निकल आएगी। तो स्टैच्योमेट्री से 1 मोल CO2 बनता है 2 मोल NaCO3 से। हमने CO2 से ही क्यों चेक किया? क्योंकि CO2 के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 1 मोल CO2 बनता है 2 मोल NaCO3 से। तो CO2 का उन्होंने 2.27 लीटर दे रखा है जिसमें 0.1 मोल होते हैं। तो 0.1 मोल CO2 से कितना NaCO3 लेना चाहिए? 0.2 मोल लेना चाहिए। अब 0.2 मोल NaCO3 के वेट निकाल लो, मास निकालो, तो 16.8 ग्राम मास आ गया। ये प्योर सैंपल का मास है, तो यहाँ पे उठा के रख दो, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। बोलो हो जाएगा ना अभी? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें फिर। नोट करो जल्दी से पहले जल्दी। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? यहाँ पर समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3 sample which give 8 gram MgO on heating। करो बेटा सॉल्व। देखो मैं आपको बताता हूं कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। देखो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीका है करने का। उसको मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। अभी हम एक जैसे आपको 4 क्वेश्चन देते तो आप तुरंत कर लेते, यही तो नहीं करना है। एक जैसे 4 क्वेश्चन नहीं करने, ये तो दिक्कत है इस एग्जाम की। आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं, तभी जाके आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि हम आपको अगर 100 वैरायटी के भी क्वेश्चन करा दें, लेकिन जो जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो एक डिफरेंट, मतलब एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन होगा वो आपके लिए। तो आपकी वो हैबिट बन जानी चाहिए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तभी फिर आप इस एग्जाम में स्टैंड कर पाओगे। फिर चलो सॉल्व करो जरा इसे।
हो गया, आंसर आया कितना? 20, 10 तो नहीं, ये गलत है। 20 कितना, 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? ये 20 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? हाँ ये सही है, वेरी गुड, 21 ग्राम आएगा। चलो देखो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखना चाहिए। तो रिएक्शन होगा MgCO3 सॉलिड से गरम किया ना, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सबसे पहले तो ये लिखना चाहिए आपको। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके आपको समझाऊंगा, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, और फिर देखते हैं आप लोगों ने कैसे किया है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसमें कर दो मोल मोल एनालिसिस या मास मास कर दो। बताओ इसका कितना वेट हो जाएगा फिर एक मोल में? 84 ग्राम। और आपको MgO के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो MgO के करस्पॉन्डिंग चेक करो। बताओ एक मोल में इसका कितना मास होता है? 40 ग्राम, ठीक है। तो अब एक काम करो, ऐसे इस तरीके से करो कि अगर हम 40 ग्राम बनवाना चाहते हैं इसका, तो हमको कितना ग्राम चाहिए इसका? 84 ग्राम चाहिए। अगर हम इसका 1 ग्राम बनाना चाहें तो हमें फिर ये कितना लेना पड़ेगा? 84/40 ग्राम। कोई दिक्कत? तो हमें कितना बनवाना है? 8 ग्राम MgO बनवाना है हमें, है ना? क्वेश्चन में देखो लिखा है। तो 8 ग्राम MgO के करस्पॉन्डिंग, तो ये आ जाएगा 84/40 इंटू 8। तो ये कितना आता है बोलो? ये आता है 16.8 ग्राम। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, अब आगे क्या करना। अभी फाइनली आंसर नहीं आया आपका, ठीक है। अब मान लिया हम लोगों ने, आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3 सैंपल आपको चाहिए। अब एक काम करो कि मान लो कि हमारे पास जो सैंपल था वो इम्प्योर था, पहले इम्प्योर सैंपल था। किसका? MgCO3 का। मान लो कि हमारे पास इसका था x ग्राम बेटा, हमारे पास इसका इम्प्योर सैंपल था, ठीक है। तो अब बताओ जरा, अगर हमारे पास x ग्राम इम्प्योर सैंपल था तो कितना परसेंट प्योर होना चाहिए? 80% लिखा है ना उसमें तो क्वेश्चन में। तो बेसिकली अगर x ग्राम इम्प्योर सैंपल है तो प्योर कितना होगा? x का 80%। बताओ भाई, x का 80% ही तो प्योर होगा ना। तो x का 80% ये प्योर होगा, बोलो हाँ या ना। अब एक बात सोचो कि ये जो 8 ग्राम MgO बना है, ये किसके करस्पॉन्डिंग बना होगा? प्योर सैंपल की इम्प्योर सैंपल? ये प्योर के करस्पॉन्डिंग बना, क्योंकि प्योर सैंपल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और वो कितना है? 16.8 ग्राम। अब और ये सोचो, ये आपका प्योर सैंपल आ गया, और यहां पर प्योर सैंपल कितना है? x इंटू एक्स का 80%। तो क्या ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल होगी? भाई देखो, हमने अगर x माना प्योर सैंपल, तो x का 80% क्या होगा? प्योर सैंपल होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने 16.8 ग्राम निकाला है प्योर सैंपल। तो बेटा ये क्वांटिटी क्या इसके बराबर होगी? तो आप जब इसको 16.8 के बराबर कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 28 ग्राम। समझ में आ रही बात आपको? चलो देख लो उसको जल्दी से। फिर एक मेथड और,
हाँ यस बताएं आप। अच्छा ये बॉक्स वाला देखो सुनो, आप एक काम करो, आप मान लो कि हमारे पास एक इम्प्योर इम्प्योर MgCO3 होगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना, हमें क्या पता कितना रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास इम्प्योर MgCO3 था, मान लिया कि वो x ग्राम था। अब ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3, तो इम्प्योर अगर x ग्राम है तो प्योर कितना होगा, 80% प्योर हुआ ना, तो x का 80%, यस और नो, तो x का 80% आपका प्योर हो गया, और यही प्योर मास किसके बराबर है, 16.8 के, यही तो प्योर निकल के आया, तो बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा सीधा, यही आपको चाहिए था। हाँ सेकंड मेथड में क्या करेंगे तुम, अच्छा अच्छा तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये करो जल्दी से, फिर एक और बताता हूं मेथड आपको, लिख लिया, चलो मेथड नंबर 2, इसको हटा देता हूं मैं, मेथड नंबर 2 देखो जरा, मेथड नंबर सेकंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा यहां पर भाई हमारे पास इम्प्योर सैंपल होगा कुछ, तो मान लिया इम्प्योर सैंपल का मास है x ग्राम, ठीक है, तो बताओ जरा कि प्योर MgCO3 कितना होगा फिर, बोलो, x का 80% दैट इज x इंटू 0.8, ठीक है, तो इक्वेशन लिख दो जरा आप, तो बेटा MgCO3 कन्वर्ट होता है MgO प्लस CO2 में, बोलो हाँ या ना, मास मास एनालिसिस कर दो, 84 ग्राम से 40 ग्राम बनता है, तो बेटा 1 ग्राम से कितना बनेगा, 40/84, तो प्योर MgCO3 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, और वो प्योर कितना है, इतना, तो बेटा x इंटू 0.8 ग्राम से कितना बनेगा, बोलो 40/84 इंटू 0.8 इंटू एक्स, और ये किसके बराबर होगा, देखो क्वेश्चन में कितना MgO बनवाया है उन्होंने, कितना बनवाया MgO, 8 ग्राम बनवाया है ना, तो बेटा वो 8 ग्राम प्योर सैंपल से बना होगा, और हमारे पास कितना MgO आ रहा है प्योर, 40/84 इंटू 0.8, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर है, 8 के, तो बेटा x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 21 ग्राम, ये भी एक आंसर है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, समझ में आ गया। वैसे ये मेथड जरा सिंपल है, आप क्या करें, सबसे पहले मान लें प्योर सैंपल का मास है x ग्राम, प्योर कितना हो जाएगा, x का 80%, तो मास मास एनालिसिस करो, 84 से 40 ग्राम बनता तो 1 से इतना, तो इससे प्योर से कितना बनेगा, इतना बनेगा, इतने इतना प्योर MgCO3 से इतना प्योर MgO बनेगा, और वो 8 ग्राम के बराबर है जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 ग्राम बनता है, तो यही क्वांटिटी 8 की इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 ग्राम, तो एक मेथड ये हो गया, ठीक है। चलो तो ये एक चीज हो गई, अब मैं एक आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी दोनों मिक्स होंगे, दोनों मिक्स करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर परसेंटेज यील्ड की बात करें, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हाँ मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज यील्ड से, और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करते हैं, ये बताया था। तो उसी एप्लीकेशन का यूज करते हुए एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जरा, जो कि दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, तो पहले आप इसको नोट करो। हुआ, चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3 sample which on heating gives 2.2 gram CO2 with
50% यील्ड। ये गर्मी नहीं लग रही क्या आपको? तो सब कुछ बंद क्यों कर रहे हो यार? चलो भाई सॉल्व करें इसको। नहीं 50% यील्ड के साथ करना है। देखो सीधी बात है, ऐसे मत कर देना। 50% यील्ड के साथ, क्योंकि अभी रिएक्शन ही 100% नहीं हो रहा है, वो समझो। हाँ 13 पॉइंट आएगा, एग्जैक्ट 13 नहीं आएगा। अच्छा चलो देखता हूं, फिर मैच करिएगा। वैसे आंसर आ रहा है 13.3। अगर आप एग्जाम में होते और अगर आप एग्जाम में होते और आपका आंसर 13 के आसपास आ रहा होता तो आप सही में 13.3 को ही सही करते।
तो वैसे तो सही होता आपका एग्जाम में, लेकिन 13.3 एग्जैक्ट आना चाहिए, वैसे तो 13 नहीं आएगा। चलो देखो कैसे करेंगे, बताता हूं आपको। देखो ये भी क्वेश्चन देख लो जरा। सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है यहां पर, CaCO3 सॉलिड। गरम किया, क्या बनेगा, प्लस CO2 गैस। ठीक है, रिएक्शन का यील्ड कितना है, 50%, है ना। अब एक सोचो जरा, सबसे पहले CO2 कितना बनवाया हमने, CO2 कितना बना है ये बताओ, 2.2 ग्राम बना है क्या। ये जो CO2 बना होगा वो इसके किस सैंपल से बना होगा, प्योर की प्योर, प्योर से, जाहिर है प्योर से बना होगा। अब ये इसका वेट है, बेटा निकालो इसके मोल, तो 2.2 अपॉन 44 दैट इज 1 अपॉन 20 मोल। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब एक काम करो जरा, करो मोल मोल एनालिसिस, बताओ इसके एक मोल CO2 बनता है 1 मोल CaCO3 से, तो इतना मोल CO2 कितने मोल CaCO3 से बनेगा, 1/20 मोल CaCO3 से। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, ये 1/20 मोल CaCO3 प्योर है कि इम्प्योर, ये प्योर है, लेकिन ये तब होता जब हमारा यील्ड रिएक्शन का 100% होता, लेकिन अभी यील्ड कितना है, 50%। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं तो हमको यील्ड से क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 50% से। 50% मतलब 0.5, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, 1/20 इंटू 1/0.5। कोई दिक्कत। बताओ ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, 0.1 क्या, देख लो ये 10 ये 2 ये 10, तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल CaCO3। ये प्योर है लेकिन 50% यील्ड के साथ है। अब एक्यूरेट हमारा क्वेश्चन हुआ जाके, बात समझना ध्यान से। अभी तक जो हमने 1/20 मोल CaCO3 निकाला था, ये तब होता जब 100% यील्ड होता रिएक्शन का, लेकिन हमसे बोल रहा है कि 50% यील्ड है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब यील्ड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो आया है 0.1 मोल CaCO3, ये प्योर भी है और 50% यील्ड के साथ है। अब हमको एक्यूरेट हमारा CaCO3 मिला। बताओ कोई दिक्कत बेटा यहां तक। अब बताओ 0.1 मोल CaCO3 का वेट कितना होगा, 10 ग्राम ना, 10 ग्राम CaCO3। कोई दिक्कत किसी को, तो ये आ गया 10 ग्राम CaCO3 प्योर सैंपल आ चुका है CaCO3 का विद 50% यील्ड, है ना। अब ये सोचो जरा सबसे पहले कि हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3। अब आपको कुछ भी नहीं करना, फिर से वही मैं बॉक्स बना देता हूं। आप मान लो कि इम्प्योर सैंपल का मास कितना है, x ग्राम है, तो बेटा इम्प्योर सैंपल का मास अगर आपने x ग्राम माना, तो प्योर कितना होगा, x का 75%। तो बेटा x का 75% ये जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, अरे यार 10 ग्राम के बराबर है ना, 10 ग्राम के बराबर है। तो बस सॉल्व कर लो इसको, हाँ 13.3 आएगा ना, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले जो मतलब 50% यील्ड के बिना आ गया क्या, अच्छा यूज नहीं किया आपने, तो उससे कितना आंसर आ रहा है, 13, एक्यूरेट 13 आ रहा है। यील्ड से मोल निकाले तो 0.4 मोल आए, अच्छा तो उससे आप आंसर निकाल के देखो और के कितना आएगा, 13 ग्राम ना, ठीक है। जैसा भी आपने किया है, फिलहाल तो x का वैल्यू आएगा यहां पर 13.3 ग्राम विथ 50% यील्ड। यील्ड को तो बेटा कंसीडर करना ही पड़ेगा, जैसा भी है। और कोई मेथड हो सकता है, मेथड नंबर 2 से आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा, मेथड नंबर कौन से आपने किससे किया था, 1 से कि 2 से, नहीं, अच्छा इससे नहीं किया, नॉर्मली किया आपने, अच्छा ठीक है चलो।
चलो भाई ये समझ में आ गया सभी को। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.3 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो बेटा ये वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम बनती हैं, इसके अलावा और कोई नया वैरायटी इसमें नहीं बनता है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको परसेंटेज यील्ड के बारे में सब बता दिया, परसेंटेज प्योरिटी के बारे में सब बता दिया। अब केवल और केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है खाली बस, बाकी और वैरायटी नहीं बनती है। इन्हीं में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको सॉल्व करना सीखना है। तो वह मैं आगे मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप उससे सीखना। ठीक है, अब हम लोग इसके थोड़े और एडवांस कॉन्सेप्ट में आते हैं। मतलब स्टैचोमेट्री का पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने उसका लिमिटिंग रिएजेंट सीखा, फिर हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड सीखा, फिर हम लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी सीखा। अब एक और नया कॉन्सेप्ट उससे भी ज्यादा एडवांस, और वो कॉन्सेप्ट है एनालिसिस ऑफ मिक्सर कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए, एनालिसिस ऑफ मिक्सर कंपोनेंट। अब देखो ये बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक लगता है, मतलब बहुत हार्ड टॉपिक लगता है ये। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी इस वक्त कि नीट के सिलेबस, मतलब नीट के सिलेबस की बात नहीं कर सकते, नीट के पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, मतलब अभी तक तो नहीं देखा गया है फिलहाल। तो एक बार 2018 में देखा गया था, लेकिन वो भी काफी आसान क्वेश्चन था वैसे तो। ठीक है ना। तो नीट के एग्जाम में ऐसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब बिल्कुल कभी कभार आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन जेई के एग्जाम में इसका एप्लीकेशन देखने को बहुत मिलेगा आपको। तो ये तो जेई वालों को तो सीखना ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि अगर यहां नहीं सीखोगे तो फिर रिडॉक्स में फंस जाओगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो उसमें टॉपिक है टाइट्रेशन नाम का। तो जब टाइट्रेशन पढ़ाता हूं ना मैं, तो उसमें इसी तरीके के प्रॉब्लम आते हैं मिक्सर के बहुत सारे, तो फिर उसमें फंस जाओगे जाके कहीं ना कहीं, इसलिए यही सीख लो सब आप। अब देखो बेटा एनालिसिस ऑफ मिक्सर कंपोनेंट में कैसे क्या है, मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे कि अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें केवल किसी एक रिएक्टेंट की बात होती थी और उससे प्रोडक्ट बनते थे। ठीक है, मतलब हमने बोला था क्या, जैसे कि CaCO3 को गर्म किया तो आप बताओ परसेंटेज यील्ड क्या होगा, MgCO3 को गर्म किया तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या होगा। अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब मिक्सर में क्या होगा, हमारे पास एक रिएक्शन वेसल होगा, उस रिएक्शन वेसल में मैंने बोला हमने 2 ग्राम MgCO3 ले लिया है, 8 ग्राम CaCO3 ले लिया है और 9 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया है। तीनों को एक साथ गर्म कर रहे हैं, तीनों को एक साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसी में से परसेंटेज यील्ड भी मिला देंगे, उसी में ही प्योरिटी मिला देंगे, तो प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट बन जाती है फिर इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, केवल एक कंपोनेंट की एनालिसिस कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा नहीं हुई। लेकिन जब आप यहां पर 2-3 कंपोनेंट की एक साथ एनालिसिस करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पहला स्टेप ये होता है कि आप सबसे पहले मिक्सर को देखकर ये पता करें कि मिक्सर में जो भी कंपोनेंट पड़े हुए हैं क्या वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मिक्सर में 3 कंपोनेंट पड़े हुए हैं, एक मिक्सर में 3 कंपोनेंट पड़े हुए हैं, लेकिन रिएक्शन करने वाला केवल एक ही है, बाकी 2 तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब फालतू में, कोई मतलब नहीं है उनका। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 कंपोनेंट है, 3 के तीनों रिएक्शन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 कंपोनेंट है, 2 रिएक्शन करेगा, एक एक ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो मिक्सर में जो कंपोनेंट पड़े हुए हैं वो रिएक्शन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और मेनली जो रिएक्शन होती है वो होती है हीटिंग इफेक्ट वाली, जैसे CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, ये सब चीजें। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट इसमें सीखेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही। चलो फिर कल इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं।